हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं आने वाली एग्ज़ाम जो रिट की एग्ज़ाम है उसमें सफल होकर आप सभी एक सफल शिक्षक बने, इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्व की वीडियो में हमने पढ़ा था संवेग का अर्थ एवं परिभाषाएं। आज हम पढ़ेंगे स्वेंग की विशेषताएं। एवं महत्वपूर्ण तथ्य। इससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हैं जिनको लेकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए उसी को हम आज स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं, स्वेंगों के बारे में क्या सत्य हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प स्वेंगों को सही रूप से प्रदर्शित करते हैं, उसी के बारे में सबसे पहली विशेषता में हम ये पढ़ते हैं कि संवेग एवं मूल प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति का नाम यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि स्वेंग और मूल प्रवृत्ति एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। जैसे विलियम मैकडूगल ने बताया है 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई और 14 ही स्वेंग बताए हैं, अर्थात प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ होता है और मूल प्रवृत्ति ही स्वेंगों को जन्म देती है। तो मूल प्रवृत्ति एवं स्वेंग दोनों ही जन्मजात एवं प्राकृतिक है। स्वेंगों के बारे में सत्य है, क्या स्वेंग जन्मजात हैं? यस और नो। क्या स्वेंग प्राकृतिक है? जो जन्मजात होता है वही प्राकृतिक कहलाता है, स्वाभाविक कहलाता है। तो संवेग जन्मजात होते हैं। अभी कई बुकों में आपने पढ़ा होगा कि स्वेंग जन्मजात नहीं होते, स्वेंग जन्म के 2 वर्ष बाद में विकसित होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सभी विद्वान स्वेंगों को क्या मानते हैं? जन्मजात एवं प्राकृतिक मानते हैं। केवल एक अपवाद है इसका। कौन? ब्रिजेज, जो क्या मानते हैं कि स्वेंग जन्मजात नहीं होते। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, ब्रिजेज ने कहा है कि जन्म के समय शिशु में कोई स्वेंग नहीं होता, वह केवल उत्तेजना का अनुभव करता है। तो जन्म के समय शिशु में क्या होती है? केवल उत्तेजना। किसके अनुसार? ब्रिजेज के अनुसार। और ब्रिजेज मानते हैं कि 2 वर्ष की आयु तक, 2 वर्ष की आयु में बालक में स्वेंग विकसित होते हैं। तो ये केवल एकमात्र मनोवैज्ञानिक है ब्रिजेज जो इसके अपवाद है, जो ये मानते हैं कि संवेग जन्मजात नहीं होते। बाकी सभी मानते हैं क्या? कि स्वेंग जन्मजात होते हैं। और ये बात सत्य है कि स्वेंग 2 वर्ष की आयु में विकसित होते हैं, सारे विकसित होते हैं। जबकि पहले भी 2 वर्ष से पहले भी शिशु में स्वेंग पाए जाते हैं। जैसे वाटसन ने कहा है, कौन से? भय, प्रेम और क्रोध। तो जन्म के समय शिशु में स्वेंग होते हैं, लेकिन उनका पूर्ण विकास किस आयु में होता है? 2 वर्ष की आयु में होता है। दूसरी इनकी विशेषता है संवेग क्षणिक होते हैं और ये अकस्मात उत्पन्न होते हैं। अर्थात स्वेंग अचानक किसी घटना से उत्पन्न होते हैं और कुछ ही समय के लिए होते हैं। ऐसा थोड़ी है हमें क्रोध का स्वेंग विकसित हुआ तो पूरे 24 घंटे या लाइफ टाइम हम क्रोधी स्वभाव के ही बने रहेंगे। परिस्थितियां चेंज होती है, कोई अच्छा वाकया सामने आता है तो हम क्रोध के भाव को भूल जाते हैं और हर्ष का भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो स्वेंग क्षणिक होते हैं और ये अकस्मात उत्पन्न होते हैं। तीसरा है संवेग जन्म से लेकर
मृत्यु पर्यंत बने रहते हैं। यहां पर भी स्पष्ट होता है जन्म से लेकर, अर्थात स्वयं जन्म के साथ ही मानव स्वभाव में आ जाते हैं और ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव जीवन में बने रहते हैं। अगली विशेषता इसकी है संवेगात्मक उत्तेजना के समय व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता। बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रहता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीटेट में पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था, क्या संवेग बुद्धि को प्रभावित करते हैं? तो करते हैं। कैसे? ये विशेषता इसकी यही स्पष्ट करती है कि स्वयं व्यक्ति की बुद्धि को प्रभावित करता है। अर्थात जब व्यक्ति में कोई संवेग उत्पन्न होता है या व्यक्ति स्वयंगात्मक उत्तेजना के दौर से गुजर रहा होता है तो उस समय उसकी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं होता। इसलिए स्वयं क्या करता है? बुद्धि को प्रभावित करता है। बुद्धि को प्रभावित करता है। जैसे बुद्धि वाले टॉपिक में प्रश्न पूछा गया था कि क्या बुद्धि पर लिंग का प्रभाव पड़ता है? तो नहीं पड़ता। और वही क्या बुद्धि पर स्वयंगात्मक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है? तो पड़ता है। क्यों? अत्यधिक क्रोध होता है तब बुद्धि कहाँ काम करती है? अत्यधिक प्रेम जब व्यक्ति को होता है तो भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए संवेग बुद्धि को प्रभावित करता है। अगला है पूर्व शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था अर्थात 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी स्वयंगों का विकास हो जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि किस आयु तक बालक में लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? तो किस आयु तक? 2 वर्ष की आयु तक। किसके अनुसार? ब्रिजेज के अनुसार। अगला प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण संवेग कौन सा माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण संवेग कौन सा है? भय। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संवेग भय को माना जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न बनता है, बालक में अनुशासनहीनता का कारण है। बालक में अनुशासनहीनता का कारण कौन सा संवेग है? तो भय। भय के कारण ही बालक अनुशासनहीन बनता है। मैथ के टीचर का डर लग रहा है, वह उसी पीरियड में अपने घर चला जाएगा स्कूल छोड़ करके। अनुशासनहीनता हो गई। होमवर्क नहीं किया, घर पे पेन भूल गए और अभी से जल्दी से करना है, बालक दूसरे के पेन को चुरा लेगा। किसके कारण? भय के कारण। तो मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संवेग जो माना जाता है वह माना जाता है भय। और बालक में अनुशासनहीनता का कारण क्या होता है? भय ही होता है। दूसरा, संवेग व्यक्ति के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। संवेग मानव जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। यह कभी भी सकारात्मक नहीं होता। चाहे प्रेम का संवेग हो, चाहे क्रोध का संवेग हो, चाहे हर्ष का हो,
चाहे विनोद का हो यानी मजाक, हंसी मजाक का हो, उस दौरान हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य की गति अवरुद्ध हो जाती है। तो ये इसका एक नकारात्मक फैक्ट है। इसे ध्यान रखें कि संवेग मानव जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है, अवरोध का कार्य करता है और यह किसी भी कार्य की गति को क्या कर देता है, मंद कर देता है। आप खुद इस पे विचार कर सकते हैं। यदि आप पढ़ रहे हो और अचानक आपको कोई खुशखबरी सुनाता है, आप में खुशी हुई आपको, तो उस समय क्या आप पढ़ रहे हो? नहीं, एक बार बुक बंद कर देते हो। यदि आपको गुस्सा आया, क्रोध आया, तो उस समय भी आपकी पढ़ाई बंद हो गई। तो क्रोध, ये संवेग मानव जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है, यह कार्य की गति को अवरुद्ध करता है। इसके अलावा संवेग विचार शक्ति को या संवेग के समय विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। यह भी नकारात्मक फैक्ट है। अर्थात स्वैंगात्मक परिवर्तन या स्वैंगात्मक उत्तेजना के कारण व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। बुद्धि काम नहीं करती और सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। जैसे अत्यधिक प्रेम एवं अत्यधिक क्रोध के समय व्यक्ति को सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिलता। आपने देखा होगा कई बार छोटी सी बात पे झगड़ा होता है और किसी पक्ष को इतना अत्यधिक गुस्सा आ जाता है कि वह कुछ नहीं सोचता और सामने वाले को खत्म कर देता है, मर्डर कर देता है। इसके अलावा आपने देखा होगा, कई बार न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूद करके आत्महत्या कर ली या पॉइजन खा लिया। क्यों? अत्यधिक प्रेम के कारण भी व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। अर्थात संवेग के कारण व्यक्ति की बुद्धि भी काम नहीं करती और उसके सोचने समझने अर्थात विचार प्रक्रिया का भी लोप हो जाता है। अगला मुख्य रूप से स्वैंगात्मक परिवर्तन ही व्यवहार परिवर्तन का कारण है। अर्थात मनुष्य का जो भी व्यवहार है वो किसके कारण परिवर्तित होता है? संवेगों के कारण परिवर्तित होता है। दो मित्र आपस में बहुत ही घनिष्ठ रूप से एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई घटना आती है कि उससे दोनों में अनबन हो जाती है, अर्थात दोनों का व्यवहार परिवर्तित हो जाता है और वह मित्रता खत्म हो जाती है। तो स्वैंगों से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें थी कि स्वैंग अक्षणिक होते हैं, स्वैंग जन्मजात होते हैं, स्वैंग बुद्धि को प्रभावित करते हैं, स्वैंगों के कारण विचार शक्ति का लोप हो जाता है। अब शेषवावस्था की बात करते हैं। तो शेषवावस्था में जो स्वैंग होते हैं उनकी स्थिति क्या है? शेषवावस्था में स्वैंग अस्थिर, क्षणिक एवं अस्पष्ट होते हैं। शेषवावस्था में स्वैंग क्षणिक, अस्पष्ट एवं अस्थिर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड ग्रेड में कई बार पूछा गया है। थर्ड ग्रेड से मेरा अभिप्राय, चाहे तो वह पेपर लगा है, चाहे वह रिट या फिर सीटेट वाला एग्जाम रहा हो, स्वैंगात्मक विकास की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेषवावस्था को। किस अवस्था को सामैंगिक विकास का स्वर्ण काल कहा जाता है? शेषवावस्था को। क्यों? अभी मैंने आपको बताया पूर्व शेषवावस्था अर्थात 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी स्वैंगों का विकास हो जाता है। तो स्वैंगात्मक विकास की दृष्टि से शेषवावस्था क्या कहलाती है? स्वर्णकाल कहलाती है। जैसे
बाल्यावस्था भी स्वर्ण काल है, लेकिन किसका? सीखने का स्वर्ण काल कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाती है। और जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है, किशोरावस्था कही जाती है। मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तीनों ही अवस्थाओं में स्वैंगात्मक विकास का स्वर्ण काल शैशवावस्था और सीखने का स्वर्ण काल एवं जिज्ञासा का स्वर्ण काल बाल्यावस्था और जीवन का स्वर्ण काल किशोरावस्था होती है। तो स्वैंगात्मक दृष्टि से स्वर्णकाल शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था में मुख्य रूप से भय, प्रेम और क्रोध का संवेग प्रभावी होता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसा वाटसन ने कहा है, शिशु में सबसे पहले भय, प्रेम एवं क्रोध का संवेग विकसित होता है। तो शैशवावस्था में मुख्य रूप से भय, प्रेम एवं क्रोध का संवेग विकसित होता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था, तो यहां एक सबसे पहले हम एक कोटेशन की बात करते हैं। संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसका कथन है? पढ़ा होगा आपने। संपूर्ण बाल्यावस्था में स्वैंगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। अर्थात बाल्यावस्था में स्वैंग जल्दी जल्दी शीघ्र परिवर्तित होते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को हम डांट देते हैं तो कुछ समय बाद ही बाल्यावस्था का बालक कुछ समय बाद ही अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू कर देता है, लेकिन किशोरावस्था में यदि किसी मित्र के साथ तनाव हो जाता है तो वह लंबे समय तक उससे नाराज रहता है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि बाल्यावस्था में बालक का व्यवहार अर्थात स्वैंगात्मक व्यवहार निरंतर बदलता रहता है, उसमें स्थायित्व नहीं होता। 6 वर्ष का बालक, बाल्यावस्था कहां से स्टार्ट होती है? 6 से 12 वर्ष। तो 6 वर्ष के बालक का अपने भय एवं क्रोध पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अर्थात कितने वर्ष का बालक, प्रश्न बनता है कितने वर्ष का बालक भय एवं क्रोध पर नियंत्रण करने लगता है? 6 वर्ष का बालक। 6 वर्ष की आयु में बालक में जो भय और क्रोध का स्वैंग विकसित होता है वह उसे नियंत्रित करने लगता है। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का विचित्र काल है। किसने कहा? कई बार पूछा जा चुका है, किसने बाल्यावस्था को स्वैंगात्मक विकास का विचित्र काल कहा है? कोल एवं ब्रुश ने। कोल एवं ब्रुश ने, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। बाल्यावस्था स्वैंगात्मक विकास की दृष्टि से विचित्र काल है, अनोखा काल है, कोल एवं ब्रुश ने। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है यहां पे, यह भी इंपॉर्टेंट है, किस अवस्था में बालक अपनी भावनाओं एवं स्वैंगों का दमन करना सीख लेता है? किस अवस्था को पढ़ रहे हैं? बाल्यावस्था को।
तो बाल्यावस्था का बालक अपनी भावनाओं एवं स्वैंगों का दमन करना सीख लेता है। शैशवावस्था में एकदम अस्थिर, क्षणिक एवं अस्पष्ट होते हैं। भाव केवल कुछ सेकंड के लिए ही होता है, 1 मिनट भी पूरी नहीं होती। लेकिन बाल्यावस्था के बालक अपने स्वैंगों को दबाने लगते हैं, स्पष्ट नहीं होने देते सामने वाले की तरफ, अर्थात उनका दमन करना शुरू कर लेते हैं। जबकि किशोरावस्था में छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो बाल्यावस्था से संबंधित ये 2 कोटेशन है महत्वपूर्ण, इनको आप अवश्य याद रखें। संपूर्ण बाल्यावस्था में स्वैंगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसका कथन है? क्रो एंड करो का। और किसके अनुसार बाल्यावस्था स्वैंगात्मक विकास की दृष्टि से विचित्र काल है? कोल एवं ब्रूश। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। यहां जो बहुत महत्वपूर्ण है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो मुख्य बातें ही मैं यहाँ पे स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपना एग्जाम मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव होना है, न कि थ्योरेटिकल होगा। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उससे संबंधित मैटर ही हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। अब किशोरावस्था, सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कोटेशन की, जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब में पूछा जा चुका है। कोटेशन है किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन। किसका कथन है? कोल एवं ब्रूश। किसने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है स्वैंगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन? कोल एवं ब्रूश ने। तो यहां पे इसी में एक विशेषता आ जाती है कि किशोरावस्था में स्वैंगों में तीव्र परिवर्तन होता है। वैसे भी ये तीव्र का नाम आए तो हमें लगभग सभी विशेषताओं में किशोरावस्था ही मिलेगी, क्योंकि इसमें सारे परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। अगला प्रश्न जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, सर्वाधिक क्रोध किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है, लेकिन सेकंड ग्रेड में जब यह प्रश्न पूछा गया तो प्रॉब्लम हो गई। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन सी उत्तर किशोरावस्था और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर किशोरावस्था। सर्वाधिक क्रोध उत्तर किशोरावस्था में होता है। और लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा क्रोध प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी लड़कों को या तो गुस्सा आता नहीं, आता है तो वो एक साथ ही अपना पूरा फिनिश कर देते हैं, चाहे उनको मारपीट करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अच्छे ढंग से लड़ाई करते हैं और ढंग से अपना गुस्सा प्रकट कर देते हैं। लेकिन लड़कियों में ये नहीं होता। लड़कियां बार बार अपने गुस्से को प्रदर्शित करती हैं, खिज उत्पन्न करती हैं, छोटी छोटी बातों पे ही अपना क्रोध प्रदर्शित कर देती हैं। इसीलिए शायद सबसे ज्यादा पति और पत्नी को लेकर पत्नी पे डायलॉग बने हैं। तो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा क्रोध के भाव को प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, और लड़कों में क्रोध अधिक होता है, लेकिन वे उसको तुरंत प्रकट करके पूरा कंप्लीट करते हैं अपना काम।
और सर्वाधिक क्रोध किस अवस्था में होता है? उत्तर किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में प्रेम, दया और सहानुभूति के स्वयं पूर्ण विकसित हो जाते हैं। किस अवस्था में प्रेम, दया व सहानुभूति के स्वयं पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं? किशोरावस्था में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार पूछा गया है। किस अवस्था में स्वयंगों को छिपाने एवं छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में संवेगों को छिपाने एवं छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। यह प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। किस अवस्था में स्वयंगों को छिपाने एवं छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? किशोरावस्था में। अगला, किस अवस्था में स्वयंगों पर नियंत्रण करना अत्यधिक कठिन होता है? किशोरावस्था में। अर्थात इस अवस्था में स्वयंगों पर नियंत्रण करना कठिन होता है। इसीलिए प्रश्न बनता है, समायोजन की समस्या किस अवस्था की प्रमुख समस्या है? किशोरावस्था की, क्योंकि संवेगात्मक नियंत्रण इस अवस्था में नहीं होता, इसलिए बालक समायोजन भी नहीं कर पाता है। अगला है कि प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में स्वयंगात्मक व्यवहार अधिक उग्रता लिए हुए होता है। किसका मानना है? होलिंगवर्थ का। यानी किशोरावस्था के बाद में कौन सी अवस्था आती है? प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में स्वयंगात्मक व्यवहार अधिक उग्रता यानी आक्रामक व्यवहार लिए होता है। कथन है होलिंगवर्थ का। जैसा मैंने अभी कहा, सर्वाधिक क्रोध, सर्वाधिक आक्रामक व्यवहार किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। इसी बात को स्पष्ट करते हुए ये होलिंगवर्थ ने कहा है। अच्छा कोटेशन है, हो सकता है आ जाए एग्जाम में, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण बात रह न जाए। तो प्रौढ़ावस्था की अपेक्षा किशोरावस्था में स्वयंगात्मक व्यवहार अधिक उग्रता लिए हुए होता है। किसका मानना है? होलिंगवर्थ का। अब ये क्रोध और आक्रामकता, आक्रामक व्यवहार जो होता है, किसके कारण उत्पन्न होती है? तो असंतोष एवं निराशा के कारण उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति आक्रामक होता है, कब होता है? जब उसे निराशा हाथ लगती है। आप किसी काम को करना चाहते हो और उसमें असफल हो जाते हो, आपको निराशा हाथ लगती है, तो आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, उससे आपको बहुत सारी उम्मीद है
और उसने आपको एक झटके में मना कर दिया, आप सामने वाले का गला पकड़ लेते हो, आपका व्यवहार क्या हो गया? आक्रामक। तो उग्रता, इसी किशोरावस्था में व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता अपने स्वैंगों पर, इसलिए इसमें ज्यादा क्रोध और आक्रामक व्यवहार होता है। और क्रोध व आक्रामक व्यवहार का कारण होता है असंतोष एवं निराशा। एक कोटेशन और है हरलोक का। हरलोक ने कहा है, साधारणतया निम्नतम मानसिक स्तरों के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा संवेगात्मक नियंत्रण कम होता है। किसका कथन है? हरलोक का। तो हरलोक के अनुसार किस प्रकार के बालकों का स्वैंगात्मक नियंत्रण अच्छा होता है? प्रतिभाशाली बालकों का। और जो निम्न मानसिक स्तर वाले बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, उनका अपने स्वैंगों पर नियंत्रण बहुत कमजोर होता है। अर्थात निम्नतम मानसिक स्तरों के बालकों की अपेक्षा उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों का स्वैंगात्मक नियंत्रण क्या होता है? अच्छा होता है, और निम्न मानसिक स्तर वाले बालकों का कम होता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक, सबसे पहले स्वैंगों पर किसने कार्य किया और किसने लिखा? सर्वप्रथम स्वैंग पर कार्य किसने किया एवं किसने लिखा, अर्थात स्पष्ट किया? तो वाटसन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वैंगों पर सर्वप्रथम कार्य किया और इस पर कुछ लिखा। एक क्वेश्चन और है, स्वैंगों का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? प्रमस्तिष्क। अर्थात स्वैंगों का नियंत्रण व नियमन करने का कार्य प्रमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि का स्वैंगों से प्रत्यक्ष संबंध होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि का स्वैंगों से सीधा प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये थे स्वैंगों के महत्वपूर्ण तथ्य एवं विशेषताएं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो।